नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव आते ही सियासी हलके में अब फिर से तहलका मचना शुरू हो गया। आपको बताएं, अखिलेश यादव अब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा और भाजपा की पार्टी अब कमजोर हो रही है और उनके सारे विधायक और सांसद उनकी पार्टी में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में अखिलेश यादव जिस तरीके का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में कि उनकी सीट ज्यादा से ज्यादा आएगी और वो इस चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की राजनीति करते हुए जवान, किसान और बेरोजगार और सबसे बड़ा मुद्दा वो पेपर लीक का उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है, क्या बीजेपी वाकई में उस तरीके के कार्यों को अंजाम दे रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर है, क्या जो वो बातें कह रहे हैं पीडीए को लेकर, उन्होंने बोला कि इसमें 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो क्या सिराज आपको ऐसा लगता है कि वाकई में जो बीजेपी सरकार है वो अडानी अंबानी की ही सरकार है, वो किसानों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि विपक्ष का काम है कि सरकार जो सत्ता में है जिसकी उस पर सवाल उठाना। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं और बीजेपी पर जो है हमला बोल रहे हैं, खासतौर पर पेपर लीक का मामला, किसानों का, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर अब लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं या इंडिया गठबंधन है, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का नारा दे रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे जो उठा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में अब देखना होगा कि क्या जनता इन मुद्दों से संतुष्ट है और क्या वो वाकई में अब एक नई दिशा में मुड़ेगी जनता। क्योंकि देखना होगा कि एक जो बीजेपी का एजेंडा है वो साफ तौर पर रहता है और बीजेपी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और बीजेपी का जो वोट बैंक है, बताना चाहूंगा मैं ही कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कह सकते हैं कंफर्म वोट बैंक है। उसके जो वोटर्स हैं वो वोट काटने नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बात करेंगे सपा, कांग्रेस, इन सब में वोट काटते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। खास तौर पर जिस तरीके से हाल ही में अब बीजेपी पर लगातार ये दाग लगते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल भरा पल हो सकता है। जी बिल्कुल सिराज, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है, अडानी अंबानी की राजनीति करती है, वो युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसमें पेपर लीक हुआ उसमें से उनके 2 लाख वोटर्स छट गए। अब ऐसे में कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अखिलेश यादव इस बात को लगातार मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी क्या वाकई में जिस तरीके से वो इन सब चीजों पर जब ऐसी बातें आती है तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से धर्म को लेकर वो मुखर होती है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो बात आखिर क्यों नहीं करना चाहती? क्या बीजेपी को लगता है कि अगर वो इन मुद्दों पर बात करेंगे, जमीनी स्तर पे आएंगे, तो उनके वोट बैंक में कुछ कमी आएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित कर गया, क्योंकि जिस तरीके से अब योगी सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन ये इतना आसान फैसला नहीं था। आपको बता दें कि जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया और कई लाख जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते से हटते हुए नजर आ रहे थे, छूटते हुए नजर आ रहे थे। यही वो बड़ी वजह है कि बीजेपी सरकार पर दबाव बनी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अखिलेश यादव या बात करें हम कांग्रेस की, वो लगातार जो प्रमुख रूप से इन मुद्दों को उठा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उसका जो मुद्दा होता है एक खास समुदाय को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है भारी पड़ जाता है इन तमाम मुद्दों के बीच। क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में लोग जो है काफी सेंसिटिव होते हैं धर्म को लेकर या किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है या फिर कह सकते हैं कुछ समुदाय की बात आती है, तो लोग जो है वो कह सकते हैं वोट डालने के लिए अपनी पार्टी या किसी भी दल के लिए जो इन मुद्दों को बढ़ावा देता है उस पर उतारू हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर वो सारे जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो कहीं ना कहीं जनता भूलती हुई नजर आती है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या जनता फिर से बीजेपी सरकार पर जो उनके कार्य हैं उन पर भरोसा जताती है
है, बीजेपी पर भरोसा जताती है, या फिर जो है अब जनता एक अलग मोड़ खड़ा कर सकती है? जी वाकई जिस तरीके से आपने बोला एकदम सही बात है कि जनता जब बड़े बड़ी चीजें हो जाती है तो छोटी चीजों को भूल जाती है, और बीजेपी ये चीज बखूबी जानती है। वो साल में जब चुनाव आने वाले होते हैं ऐसे कुछ बड़े काम कर देती है जिसकी वजह से जो जनता का जनाधार है वो उनकी खेमे में जाता हुआ नजर आता है। और ऐसे में ये सारी विपक्षी पार्टियां बखूबी इस बात को समझती हैं, जिसकी वजह से ये बात और मुद्दा उठाते हुए हमेशा से नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिराज ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके कई भाजपा के नेता समाजवादी पार्टी में आ गए, बसपा के कई नेता समाजवादी पार्टी में आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब अंदर से कमजोर होती जा रही है, जैसे उनके जो कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं जो अब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। खासकर उनका जो निशाना था वो गौतम गंभीर के ऊपर था। तो क्या वाकई में जिस तरीके से अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, और वो तो सारी पार्टियों के जो सांसद और विधायक है कहीं ना कहीं हर पार्टी से कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी का जो फॉर्मूला है वो वहां के सांसदों और विधायकों को पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी स्विच करती है विधायकों को, कोई भी जैसे शिवराज सिंह चौहान इतना अच्छा कर रहे थे, या अच्छे जो मंत्री थे, अभी आप देखिए रमेश बिधूड़ी इतना अच्छा कर रहे थे, उनको बीजेपी ने मौका नहीं दिया। तो क्या वाकई में बीजेपी से ऐसे उनके सांसद और विधायक नाराज चल रहे हैं? और जिस तरीके से अभी पवन सिंह ने भी आसनसोल से सीट के लिए मना कर दिया, तो ऐसे में क्या बीजेपी की जो रणनीति है वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अभी कह सकते हैं पहला सीट उम्मीदवारों का जो है सूची जारी हुआ है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब लगातार कह सकते हैं बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा, ये जो बीजेपी पार्टी है कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है। यहाँ के जो नेता हैं वो काफी मुशक्कत के बाद कोई भी फैसला करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहें आसान नहीं होती। बीजेपी में ये कह सकते हैं इस चीज की एक दावेदारी है, लेकिन वहीं कांग्रेस में इन बातों की कमी जरूर है। यही वो बड़ी वजह है कि तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी या साध्वी प्रज्ञा या जयंत सिन्हा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे। लेकिन आपको सोचिए जरा कि जब वसुंधरा राजे जैसे बड़ी नेता या शिवराज सिंह चौहान जैसे, रमन सिंह जैसे बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी साइडलाइन कर सकती है, तो फिर ये सांसद जो है वो कहीं के नहीं कह सकते हैं इनको गिनती में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बीजेपी एक नई सोच के साथ जो है रणनीति बना रही है। और निश्चित तौर पर जो विवादित चेहरे हैं या जिन्होंने काम नहीं किया उनको बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है, और यही वो बड़ी वजह है कि इन नेताओं को जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लिस्ट से हटा दिया है, और निश्चित तौर पर अब नए चेहरों को मौका दे रही है, खासतौर पर युवाओं को मौका दे रही है। तो देखना होगा कि क्या इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता है। जी वाकई में जिस तरीके से बीजेपी अपनी इमेज को बहुत साफ सुथरी लेकर चलने की कोशिश करती है, और वाकई में जितना उन्होंने 6 लोगों का जितना विवाद किया था उस सारे चेहरों को उन्होंने पार्टी ने मौका नहीं दिया, बल्कि नए चेहरों को पार्टी ने मौका दिया। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ अभी जुड़ते हुए काफी उनके पार्टी में इन्वॉल्व होते हुए भी नजर आ रहे, तो क्या ऐसे में सिराज लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन कहाँ तक जाने वाला है? जिस तरीके से अखिलेश के दावे हैं पार्टियों को लेके कि अभी उनमें बहुत यूनिटी है, लेकिन वहीं पर भगवंत मान सिंह अलग रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी अलग रास्ते पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव के लिए ये जो रास्ते हैं, मायावती जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो इनके खेमे में आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के साथ चलने में आने वाले समय में कोई दिक्कत आने वाली है? जी मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का जो मामला था वो सबसे बड़ा था, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी कांग्रेस को, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की कमी थी। और जिस तरीके से अब मीटिंग हुआ उसके बाद सीट बंटवारा हुआ, तो मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की चुनौती है जरूर कांग्रेस के लिए, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर होगा कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच कुछ बैठकें हो और वहां पे बात बनती हुई नजर आए। लेकिन यूपी में बता दें कि यूपी में अभी किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में कोई भी झटका नहीं है, क्योंकि लगातार अब अवैसी की पार्टी खुद जो है इंडिया गठबंधन में आना चाहती है। वहीं लगातार और जो नेता है खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान किया था कि हम इंडिया गठबंधन में आएंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ जरूर आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, और अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह एक धमाकेदार फैक्टर देखने को मिल
सकता है। और वो ये जो चुनाव है लोकसभा 2024 का, कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयारी में जुटा हुआ है और अखिलेश यादव जिस तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, और उन्होंने भी नेताओं को अपने खेमे में लाने की वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जरूरी तो देखने को मिल सकता है कि इनकी सीटों में जरूर इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि आने वाले समय में किस पार्टी का मतदान ज्यादा होने वाला है, या कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।